कुछ सरमायादार ये समझते हैं कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर लो तो वो बहुत बेहतर कारामद स्ट्रैटेजी होती है। उसके बरक्स कुछ लोग कहते हैं नहीं जी एक ही फंड काफी है, उसी में सबसे ज्यादा रिटर्न है तो मैं वो ही ले लूं। ये दोनों तरह के सरमायादार गलती पर हैं। आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में आपका परफेक्ट पोर्टफोलियो क्या हो सकता है, किस तरह से आपको अपनी डाइवर्सिफिकेशन प्लान करनी चाहिए और कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट में हो सकती हैं, उसके ऊपर जुड़े रहिए आज की वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से? मैं उमर खुर्रम एक और मालूमाती वीडियो को लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि एक आम इन्वेस्टर को कितने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, या आसान अल्फाज में एक परफेक्ट पोर्टफोलियो क्या हो सकता है म्यूचुअल फंड का। आज हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओवर डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि बहुत सारे सरमायादार 10, 12, 15, 20 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके ये समझते हैं उन्होंने अपना रिस्क को रिड्यूस कर लिया, लेकिन दर हकीकत ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन है जो मुमकिन तौर पे उनके सरमाए के रिटर्न्स को इफेक्ट कर रही होगी। मिसाल के तौर पे आपने एक ही वक्त में 5 मुख्तलिफ स्टॉक फंड्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो कि वो एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ये डुप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है। या आपने एक ही तरह के पोर्टफोलियो को 99% पे सिमिलर रखा हुआ। इसके नुकसानात क्या होते हैं? बहुत सारे फंड्स या बहुत सारी कंपनीज के सिमिलर फंड्स को मैनेज करना, ट्रैक करना ऑब्वियसली मुश्किल होता है। आपकी एक ही तरह की इन्वेस्टमेंट ओवरलैप हो रही होती है, तो जो भी नफा नुकसान है वो डुप्लीकेट होगा। जो रिटर्न्स हैं वो भी उसी हिसाब से ही मिलेंगे, कोई बहुत ज्यादा अलग से नहीं मिलेगा या बहुत ज्यादा कम नहीं मिलेगा। तो ये एक तरह से ओवर डाइवर्सिफिकेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज्यादा फंड्स हैं वो जरूरी नहीं है बेहतर रिटर्न दें, इसके लिए बैलेंस का होना बड़ा जरूरी है। कॉन्ट्ररी अगर बात करें अंडर डाइवर्सिफिकेशन, जो लोग एक या दो फंड्स में ही अपना पैसा रख के मुतमईन रहते हैं कि पास्ट हिस्ट्री में इनका सबसे ज्यादा रिटर्न रहा है तो हम इन्हीं में अपना पैसा रखते हैं, तो वो भी मुनासिब मामला नहीं होता किसी भी सरमायाकारी के लिए, खास तौर पे म्यूचुअल फंड्स के अंदर रहते हुए। इसको आप ऐसे तस्वुर कर सकते हैं कि आपने सारा पैसा एक एबीसी कंपनी में कर दिया और या एबीसी सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया, और वो सेक्टर या वो कंपनी डूब गई, बंद हो गई, नुकसान खा गई, तो आपका सारा पैसा उसमें इफेक्ट करेगा, इम्पैक्ट आ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसके अमूमी जो नुकसानात होते हैं अंडर डाइवर्सिफिकेशन के, वो इसमें रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि आप एक दो प्रोडक्ट्स में जब बैठे होते हैं इन्वेस्टमेंट लेके, तो उनकी डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुई भी होती तो वहां के नुकसान ज्यादा आने का खतरा होता है। सेफ्टी नेट नहीं होता उसमें, मार्केट डाउन टर्न्स का या अप टर्न्स का। लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास, क्योंकि आपने एक ही प्रोडक्ट लिया हुआ है तो उसी प्रोडक्ट के नफे नुकसान का फायदा आपको मिलेगा। तो इसकी जो की लर्निंग होती है वो, वन फंड इज नॉट इनफ टू क्रिएट अ बैलेंस पोर्टफोलियो। अब बात करते हैं कि आइडियल पोर्टफोलियो या नंबर ऑफ फंड्स कितने या कैसे होने चाहिए। जी हाँ, अगर हम देखें कि एक आम इन्वेस्टर को कितने तरह के फंड्स लेने चाहिए, तो उसमें अमूमन 3 से 5 या 2 से 4 तरह के म्यूचुअल फंड्स किसी भी खास आम इन्वेस्टर को होने चाहिए, जिसमें एक उसका नॉर्मल स्टॉक फंड होना चाहिए, कोई सा भी इक्विटी फंड जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे उसको। उसी का एक और वेरिएशन सेक्टर स्पेसिफिक इक्विटी फंड होना चाहिए, वो भी लॉन्ग टर्म में उसको उस पर्टिकुलर सेक्टर का एक एडवांटेज देगा। तीसरा जो फंड होना चाहिए वो उसके पास मनी मार्केट डेट इंस्ट्रूमेंट या फिक्स्ड इनकम का प्रोडक्ट होना चाहिए, जो आपको स्टेबल कैटेगरी रिटर्न देता है आपको ओवर द पीरियड, जिसमें आप अपनी लिक्विडिटी नीड को भी पूरा कर सकते हैं, अपनी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकते हैं। फोर्थली, एक हाइब्रिड या एसेट एलोकेशन या बैलेंस कैटेगरी फंड्स होते हैं, जिसमें मोर देन वन एसेट क्लास यूज हो रही होती है, एक वो ऑप्शन है। तो ये भी मीडियम रेंज की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। अब अगर हर इन्वेस्टर ये 4 फंड या 3 तरह के फंड्स ले लेता है, इसमें सिर्फ उसका काम अब बैलेंसिंग का रह जाएगा कि कितना पोर्शन मेरा किस फंड के अंदर रखना है। ये मैटर करता है उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका सेविंग हैबिट क्या है। अदरवाइज ये 4 कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं ये इनफ हैं किसी भी 18-20 साल के इन्वेस्टर के लिए भी और 50-60 साल के इन्वेस्टर के लिए भी, क्योंकि प्रोडक्ट लाइन यही रहेगी, सिर्फ उसको अपनी बैलेंसिंग प्रोपोर्शन को मैनेज करना है कि 20% स्टॉक पर रखना है, 30% डेट में रखना है, 40% एसेट एलोकेशन में रखना है, डिपेंडिंग ऑन द एज, ऑब्जेक्टिव एंड रिस्क एपेटाइट। तो ये एक परफेक्ट पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर बनता है। इसके हवाले से बहुत सारे ऑप्शंस भी
हर कंपनी के पास हैं, तकरीबन सारे प्रोडक्ट लाइन मौजूद हैं, एडवाइजरी सर्विसेज भी हैं, उनके काउंटर सेक्शन हेल्पलाइंस भी हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अपने पोर्टफोलियो को बेहतर अंदाज में प्लान करें, एडवाइजरी सर्विसेज लेके करें या बराह रास्त आप अपनी समझ रखते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की तो खुद भी कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। एक दफा करके देखें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आप प्रपोर्शन किस तरह से सेट हो रहा है। नियरली हर कंपनी की वेबसाइट पे उनका रिस्क प्रोफाइलिंग फीचर भी मौजूद होता है, जिससे आप अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग को असेस कर सकते हैं, उनके एडवाइजर के जरिए भी करवा सकते हैं। आप खुद भी देख सकते हैं। हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपकी अब तक का पोर्टफोलियो की क्या पोजीशन है, किस तरह से वो आपने बैलेंस किया हुआ है, किस तरह से प्रोपोर्शन बनाया हुआ है, या अब तक वो प्रोपोर्शनेट नहीं था, अब आपको ये वीडियो देख के समझ में आया है कि हमें वो किस तरह से प्रोपोर्शन करना चाहिए। अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिएगा। फिल वक्त के लिए मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद मालूमात के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।